आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? क्या हालचाल? सब बढ़िया है या नहीं? ओके हितिशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन एल्स जो क्लास में जुड़ चुके हैं, प्लीज नींद से जाग जाइए और हम करने जा रहे हैं क्लास की शुरुआत। प्रतिभा जी, क्लास के अंत में आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं। सो क्लास के अंत तक बने रहिए, मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। ओके आई एम डेड ने एक सवाल पूछा है कि आप कैसे हो। आई विल नॉट आंसर। आपका नाम ही बहुत खतरनाक है। एक बार मुझे याद है कि एक स्क्रीनशॉट बड़ा वायरल हुआ था कि किसी ने कैब बुक कराई, ओला या फिर उबर की, और उसमें जो ड्राइवर था उसका नाम था यमराज, और ऐप में लिख के आ रहा था यमराज इज कमिंग टू योर लोकेशन। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार वो आदमी सोचो ट्रिप लिया होगा या नहीं, वो उस कार से गया होगा या नहीं। यमराज इज कमिंग टू योर लोकेशन। Similarly, I am dead is asking, how are you? I will just ignore the question. हाँ जी, चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। All right, let's start the question. कितने सवाल आ जाएंगे? 155, 53, 54, 55 तक हो गया था, ठीक है। So 156, 157, 158 तो सीधा सीधा कर लेंगे। 59 इंटरसेक्ट लेंथ, ठीक है। 60, 61, 62 ये बेस्ड है मास पॉइंट ज्योमेट्री पे 4 सवाल। तो उसके बाद हम लोग मास पॉइंट ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ेंगे, और मास पॉइंट ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ने के बाद देन वी विल डू दिस। 2 पॉइंटर्स और बताने हैं मुझे। एक पॉइंटर आपको बताना है ट्राइंगल में, उसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी, राइट। हमने सिमिलैरिटी की चर्चा करी थी, बट हमने कॉन्ग्रुएंसी की चर्चा नहीं करी थी। तो कुछ करना नहीं है, उसके जो नियम है वो लिखने हैं कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे कैसे होगी। अगर आपको सिमिलैरिटी समझ में आ गई है तो कॉन्ग्रुएंसी भी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो एजेंडा इज वेरी सिंपल, पहले अगले 3 सवाल करते हैं, देन मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, देन उससे रिलेटेड सवाल जो है वो 3-4 वो खत्म करेंगे। पोस्ट दैट वी विल डिस्कस द कॉन्ग्रुएंसी पार्ट। एक आपको वो बताना है थोड़ा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसके लिए मैं आपको एक पेज पर ना सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख के प्रोवाइड कर दूंगा। दैट विल हेल्प यू कि देख लीजिए 100 तक के कितने पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, बस बाकी और कुछ ज्ञान नहीं चाहिए आपको। सो चलिए ये सवाल करते हैं यार, फिर 156 नंबर का सवाल पढ़ो और करो। तो ये सवाल क्या कह रहा है आपसे कि एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज है। तो बना लेते हैं जरा। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो देखिए सवाल ही थोड़ा कैलकुलेटिव है, घबराना नहीं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है, सर्कल एक इंस्क्राइब्ड है जो इसकी सारी भुजाओं को छू रहा है। तो ये सर्कल हो गया, ये सारी भुजाओं को छूने वाला है। तो जरा थोड़ा थोड़ा छोटा करके इसको अंदर पहुंचा देते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। अब आगे क्या कर रहा है, इसका एरिया बता दो। रिमेनिंग पोर्शन का क्या है? रिमेनिंग पोर्शन का मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। कि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए आपको कि ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल को क्या बोलेंगे? ये आपका इन सर्कल है या नहीं है? यस, ये सर्कल आपका इन सर्कल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर ये इन सर्कल है तो जाहिर सी बात है इन रेडियस है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो इन रेडियस होता है इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, और इन रेडियस जो होता है वो साइड बटे 2√3 होता है। और जो आपका सर्कम रेडियस होता है, सर्कम रेडियस जिसको कैपिटल आर के नाम से जानते हैं, ये सर्कम रेडियस आपका साइड बटे √3 होता है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, कभी इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो आपको ये मालूम है कि अगर भुजा 36 की है तो इन रेडियस की वैल्यू क्या होगी? ए यानी 36 बटे 2√3। तो 36 बटे 2√3 अगर आप लिखते हो तो ये बनेगा 18 बटे √3, और ये वैल्यू आपकी 6√3 हो जाएगी। 3 × 18 6√3 आपका यहाँ पर सॉल्व होकर आ जाएगा। अगली चीज जो मैं अब आपसे बात करूंगा कि अगर मुझे सर्कल का एरिया अब लिखना हो तो मैं पाई r² लिखूंगा,
और पाई आर स्क्वायर में पाई आपका 22/7 होता है, आर स्क्वायर करेंगे तो ये 36 या 108 बन जाएगा। 22 का 100 से गुणा करोगे तो 2200 बनेगा, 22 को अगर आप 8 से गुणा करोगे तो 176 बनता है। तो ये हो गया 2376/7, 7 तारीख 21, 2 27 हुआ, 7 तारीख 21, 6 7 9 63, 7 चौके 28, समथिंग लाइक दैट, इतना आ गया। ये सर्कल का एरिया हुआ। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है √3/4 इंटू 36 का स्क्वायर, जो कि 1296 होता है, आप सभी को पता है। होता है कि नहीं होता है? 36 का स्क्वायर तो ऐसे ही लिखते हैं, आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4 तियां 12, और 4 तियां 12 के बाद 24 चौको 96, 324√3 हुआ। अब एक कैलकुलेशन की टेक्निक बहुत जरूरी है, और वो ये है कि √3 की वैल्यू 1.73 के आसपास होती है। इसको हमेशा इस तरह से लिखना सीख लीजिए, 324 इंटू 7/4 माइनस 0.02। 7/4 की वैल्यू 1.75 होती है, माइनस 0.02 करेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर अब आप इसको सुलझाएंगे यानी सॉल्व करेंगे तो 324 को अगर मैं 7/4 से गुणा करूंगा तो ये बनेगा 4 8 32, 4 1 9 4 यानी 81 इंटू 7 बनेगा, माइनस ये वैल्यू बनेगी 324 का 2 गुना करेंगे 648 बनेगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, 7 1 9 7 हो गया, 7 8 56 हो गया, माइनस 64.8 करेंगे। अगर मैं इसको घटा दूंगा तो मुझे कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और वो इंपॉर्टेंट है वैल्यू, क्योंकि उसी के आगे फिर हम बाकी की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो जरा इसको घटाइए और बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल रहा है 502.2। मिल रही कि नहीं मिल रही है? सॉरी दशमलव गलत जगह लगा दिया मैंने, दशमलव लगेगा यहाँ पर, सॉरी 6.48 बनेगा, बिकॉज ऐसे था। तो हम कह सकते हैं 560 के करीब वैल्यू आ गई। आपका आंसर इतना भी करीब नहीं है कि आप अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते, 560 सोच लो चलेगा। और 560 में आपको कितना घटा देना है? आपको घटा देना है 339.4, लगभग 340 घटा देना है, 220 के आसपास मेरा आंसर आएगा, जो कि बी ऑप्शन है। आपको दशमलव के अंकों तक नहीं निकालना है प्रश्न का उत्तर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? आई तो हाँ बोलिए, नहीं आई तो ना बोल दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है। सो द आंसर इज सिंपली 221.748। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो अप्रॉक्सीमेशन चलेगा। ये बहुत क्रूशियल है, जो बात आपको कभी नहीं भूलनी है, मैं हाईलाइट कर देता हूं कि जब भी √3 का मान लेना होगा तो आप 1.73 ले सकते हो दशमलव के 2 अंकों तक, और 1.73 को मैं 7/4 माइनस 0.02 लिख सकता हूं। इससे आपकी कैलकुलेशन सबसे बढ़िया और सबसे तेज तरीके से होगी, rather than कि आप 1.73 से सीधे 81 को गुणा करो, मतलब जो भी 324 है उसको गुणा करो, आप 7/4 माइनस 0.02 करिए, आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। 157वां सवाल देखते हैं। कह रहा है डी और ई दो पॉइंट्स हैं साइड AC और BC पे इस तरीके से ट्राइंगल ABC के कि DE हमारा 9 सेंटीमीटर है, C हमारा 2.5 है, DEC एंगल 90 डिग्री है, tan ABC 3.6 आएगा, AC और CD का अनुपात बताना है। भैया डायग्राम बनाते हैं पहले, तो फिर आगे देखेंगे क्या कहानी दी हुई है। तो यहाँ कह रहा है कि भाई अगर आप ट्राइंगल लेते हैं ABC, तो मैंने लिखा यहाँ पर ABC, तो कह रहा है D और E जो पॉइंट्स हैं वो AC और BC पर है, डी और ई, और DEC एंगल 90 डिग्री बोल रहा है, तो मैं यहाँ डी ले लेता हूँ, यहाँ मैं ई ले लेता हूँ। 90 बनाना है ना, तो सीधे एक लाइन खींचनी है, खींच लेते हैं ऐसे, लाइन मैंने खींच दी, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। tan ऑफ एंगल ABC 3.6 है, तो ये एंगल की वैल्यू मुझे क्या दी है, ठीक है, tan ऑफ इसको थीटा बोल दूंगा, ABC मतलब क्या, थीटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3.6 के बराबर है, which is nothing but 18/5। if you want to write you can। आगे जो बोला गया कि DE की वैल्यू 9 है और CE की वैल्यू 2.5 है, मेरे को क्या बताओ, ये एंगल जो अल्फा है, यहाँ tan अल्फा बताओ कितना बनेगा। अगर आप tan अल्फा लिखोगे तो 9/2.5 बनेगा, ये वैल्यू भी 18/5 के बराबर है या नहीं। द मीनिंग इज कि थीटा और अल्फा बराबर है, यस, थीटा और अल्फा बराबर है, तो क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है? AB आपका DC के बराबर हो गया, यस और नो? यस। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल को बताने का जरा तरीका देखो, इससे वाहियात तरीका अब तक देखा तुमने? हाँ जी, वाहियात तरीका है, उस रीजनिंग में सवाल नहीं आते हैं कि कहते हैं वो फूफा के बेटे के मामा के चाचा के बेटी आप तुम्हारी क्या लगेगी, है ना, और रीजनिंग में से फर्जी सवाल आते हैं ब्लड रिलेशन वाले। वैसे ही देखो जरा, अब सीधे बता देते हैं, आइसोसेलेस इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो हमसे, तिकड़मबाजी लगा के मिल गया क्या। अब आइसोसेलेस जब मिल गया तब तो यार खेल हो जाएगा। आपको रिलेट क्या करना है, AC और CD को, AC और CD को मुझे रिलेट करना है। तो देखो मैं क्या बोलूंगा, AC और CD को मुझे रिलेट करना है। अच्छा,
ठीक है, एक काम करो, ए से जरा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये बाइसेक्टर बनेगा, आपको पता है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हुआ तो ये बाइसेक्टर बनेगा। ये वैल्यू आपकी BC/2 हो जाएगी, हुई कि नहीं हुई? हमें रिलेट क्या करना है? हमें रिलेट करना है AC और CD को। ये वैल्यू भी आपकी BC/2 हो जाएगी, क्योंकि हाँ, AB AC के बराबर हो गया, AB AC लिखना चाहिए ना, सॉरी, AB AC के बराबर हुआ है। सो अब एक बात बताओ मुझे कि AC का CD से रेशियो क्या होगा? तो AC का CD से रेशियो वही होगा जो, इस पॉइंट को मैं E बोल देता हूं, जो E तो ऑलरेडी है, सॉरी M बोल दो। देखो, एक ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपका है AMC। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AC का CD से रेशियो अगर मुझे लिखना हो, AC बड़े ट्राइंगल की ये भुजा है, CD करस्पॉन्डिंग साइड है, तो वो वैल्यू क्या बनेगी? बड़े वाले ट्राइंगल में जो चीज CM है, CM BC/2 के बराबर है बटे CE। तो यहां से क्या वैल्यू मिली आपको? ये वैल्यू हो गई BC/2CE। तो BC/2CE कहां दिया? आंसर A। आसान सवाल है, कुछ है नहीं। AM अगर लाइन आप ड्रॉ कर दो तो आपके लिए सब देखना बहुत सरल हो जाएगा, नथिंग डिफिकल्ट। क्लियर? एक और तरीका है इस चीज को लिखने का, आप यहां से ना कॉस अल्फा लिख लो। तो कॉस अल्फा में लिख सकता हूं CE/CD, और वही कॉस अल्फा इस AMC ट्राइंगल में अगर मैं जाऊं तो बनेगा BC/2 बटे AC। अब AC को उधर ले जाओ, CE को उधर ले आओ तो भी हो जाएगा। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट सिंपल। 158 सवाल देखते हैं। एक त्रिभुज ABC है, इसमें AB दिया है, AC दिया है, BC दिया है, एक पॉइंट है D साइड BC पर, इस तरीके से कि भाई अच्छा सवाल काले से रंग बदल गया तो लग रहा है खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज ए पॉइंट D on BC such that both in circles of ABD and ACD touch AD at a common point E। आपको बताना है कि AD की लंबाई कितनी होगी। AD की लंबाई निकालनी है, ओके, लेंथ ऑफ दैट। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं पहले। तो डायग्राम को बनाओ पहले। So he is talking about something like this, कुछ ऐसा है। देन टॉकिंग अबाउट कि हम एक ऐसा सर्कल लें जो इसमें टच कर रहा हो इसको। Okay, then we will take another circle which is little bigger, जो इस दूसरे वाले ट्राइंगल का सर्कल बनेगा। थोड़ी सी जबरदस्ती करनी पड़ रही है मुझे इस डायग्राम में, बिकॉज ठीक है, बन गया। ये पॉइंट है जहां पर इसको हम टच करा रहा है, राइट। देयर इज अ पॉइंट D ऑन साइड BC। सो यहां पर आपकी वैल्यू है A, यहां पर वैल्यू B, ये वैल्यू हो गई C, और ये पॉइंट हमारा हो गया D। ओके, देखिए पहले जो आज का एजेंडा है वो खत्म करने दो, मुझे ट्राइंगल्स को फिनिश करना है पहले, फिर मैं डाउट्स की बात करूंगा। क्लास की शुरुआत में मैं डाउट्स नहीं ले सकता हूं क्योंकि फिर क्लास का फ्लो खराब हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? फिर कुछ टारगेट है आज का जो मीट करना है, ट्राइंगल कम से कम खत्म करें ताकि ज्योमेट्री में आगे बढ़े। तो प्लीज अभी थोड़ा इधर ध्यान दें, अच्छे सवाल हैं, कुछ सीखोगे इसमें। तो ये कह रहा है कि भाई आपके पास एक ABD ट्राइंगल हो गया, एक ADC ट्राइंगल हो गया, और एक कॉमन पॉइंट पर ये टच कर रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सवाल में पूछ क्या रहा है आपसे कि AD की लेंथ निकालनी है। पहले देखो क्या क्या दिया है। ये 14 दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है, आपको इतना दिया हुआ है। BC की टोटल लेंथ आपको 22 दी हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि BC की टोटल लेंथ अगर मुझे 22 सेंटीमीटर दी है, अगर मुझे BD और DC अलग अलग पता होते तो क्या आप स्टीवर्ट थ्योरम लगा देते? यस और नो? स्टीवर्ट थ्योरम लगा के आंसर लगा देते। कौन कह रहा है 7:8 होगा? मोना जी, वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है, यहाँ एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया हुआ है। यू कैन नॉट से कि हम इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो आपको ये समझाएगा कि तीनों भुजा जरूर पता है मुझे, बट मैं AD की लंबाई तब निकाल पाऊंगा जब मुझे किसी भी तरह से
बीडी और डीसी अगर पता चल जाए अलग अलग, और बीडी डीसी कैसे पता चलेंगे? बीसी की वैल्यू 22 है, आप बीडी निकाल लो बस। अगर बीडी निकालो तो डीसी निकल गया, स्टीवर्ट थ्योरम लग जाएगा। तो इस सवाल का पूरा खेल है कि कैसे बीडी निकाला जाए। तो अभी मैं आपसे बस, ऑल्दो अभी इन सर्कल है, ट्रायंगल के भीतर है, तो सर्कल का थोड़ा सा ज्ञान आपका चाहिए, बट 10th में उतना होगा। अभी सर्कल तो हम अलग से बाद में पढ़ेंगे ही। और वो ये होता है कि सर्कल पर अगर मैं दो स्पर्श रेखाएं खींचूं, किसी एक बिंदु से अगर मैं सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींचूं, तो ये दोनों बराबर लंबाई के होते हैं। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है समझना, कि अगर ये P हो और ये A हो और ये B हो, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो PA होता है ये PB के ही बराबर होता है। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट हियर, जस्ट सी। आप कहोगे यहां पर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको लेट से बोल देते हैं कि ये पॉइंट है आपका P। यहाँ एक पॉइंट पे टच हो रहा है, इसको उनको बोलते हैं R, PQ, और ये पॉइंट R है आपका जहां यहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम R बोलेंगे। यहाँ लिख लो। अब आप बताइए, अगर मैं AP की लेंथ x लिखूंगा तो AR की लेंथ भी x होगा, क्योंकि A पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होंगी। फिर A पॉइंट से, चूंकि ये सेम पॉइंट पर दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, तो ये जानकारी है कि सेम पॉइंट पर टच कर रहे हैं, इसका बस यही इस्तेमाल है कि ये AR इस पर भी स्पर्श रेखा होगी और इस पर भी होगी, तो ये भी x के बराबर हो जाएगा, AQ भी आपका x के बराबर हो जाएगा। जो पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट को E दिया हुआ है क्या? ठीक है, आप E लिख लीजिए। अगर E दिया हुआ है तो इसको आप E लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैं ऐसे कहूंगा कि B पॉइंट से स्पर्श रेखाएं हैं Y और Y है ये। फिर मैं कहूंगा कि जो C पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं इनको Z और Z बोल देते हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट D है, D से एक स्पर्श रेखा इस पे गई है, ये दो लाइनें, इसको मैं अगर W बोल दूं तो ये भी W होगा। फिर यहां से इस पे अगर W है तो यहां से इतना भी W होगा या नहीं होगा? तो कुल मिला के मैंने जितने भी इक्वल लेंथ संभव थे वो सब लिख डाले। ये लिखने के बाद आप कहोगे अगर सारी भुजाओं को मैं जोड़ डालूं तो मुझे क्या मिलेगा? आप देखो, 2 बार x मिलेगा। अगर त्रिभुज की सारी भुजाएं लूं ABC की, 2 बार x, 2 बार y, 2 बार w, 2 बार z। ये x और w ABC त्रिभुज के परिमाप में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका परिमाप जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 14 प्लस 22 प्लस 16, 30 और 32 हो गया 52। 52/2 करोगे आप, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 26। यस और नो? अब एक और मजेदार बात मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये डीसी जो लेंथ है ना, डीसी जो लेंथ है उसको जरा ध्यान से देखिए। डीसी लेंथ जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर है या नहीं है? यस। डायग्राम बिगड़ गया है? कहां डायग्राम बिगड़ गया है? इससे सुंदर डायग्राम कौन बना सकता है? मतलब मैंने टूल का इस्तेमाल किया, इससे बढ़िया डायग्राम कहां से बन जाएगा बेटा? जो कह रहे हो डायग्राम बिगड़ गया है। फोन की स्क्रीन देखो साफ आफ है कि नहीं, आंख देखो तुम्हारी साफ हुई है कि नहीं हुई है? अभी उठे हो सो के पता लगा, धुंधला धुंधला दिख रहा है तुमको। तो डीसी की वैल्यू z प्लस डब्ल्यू है, और मजेदार बात यह है कि x प्लस वाई जो है ना वो 14 के बराबर है। तो मुझे z प्लस डब्ल्यू पता लग गया, 14 12 26 होता है, 12 के बराबर है। अगर मुझे डीसी 12 के बराबर मिल गया तो आप बताओ बीडी कितना होगा? बीडी की वैल्यू 10 हो गई, टोटल 22 है। तो जो समस्या थी वो सॉल्व हुई कि नहीं? अब मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा यही वाला, सेम चीज में फिर से बनाने जा रहा हूं। मुझे ये निकालना था एडी, ये बी है, ये सी है, ये 14 दिया है, ये 16 दिया है, ये 10 दिया है और ये 12 दिया है। एडी निकालना है आपको। स्टीवर्ट जिंदाबाद बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्या आप बोलोगे स्टीवर्ट साहब जिंदाबाद? यस और नो? लेकिन मैं स्टीवर्ट साहब जिंदाबाद बोलने के पहले एक काम और करूंगा। इसको 5 लिखूंगा, इसको 6 लिखूंगा, इसको 8 लिखूंगा और इसको 7 लिखूंगा। क्या किसी को डाउट है मैंने ऐसा क्यों किया? सब 2 से कट रहे थे, काट दो ना, एक सिमिलर ट्रायंगल बना लो छोटा सा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। बाद में गुणा कर देंगे 2 से, एडी निकालना है ना, एडी निकालने के लिए गुणा कर देंगे 2 से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी ने निकाला एडी? बैठे क्यों हो? मैं लिखवाऊंगा तब उतारोगे क्या कॉपी में? हाँ जी, ये देखो गब्बर ने अपनी आंख का स्क्रीनशॉट भेज दिया। ये तो सच में बिगड़ा हुआ है यार। तुमने अपनी आंख का स्क्रीनशॉट कैसे भेजा हमें? यार देखो आपके यहाँ क्या दिक्कत है यार, अब ये तो मैंने ऐसा बनाया ही नहीं है।
मैंने ऐसा डायग्राम नहीं बनाया, मेरा डायग्राम तो सीधा सीधा है, देखो अच्छा सा बनाया है, जुड़ा हुआ है मेरे में। माफ करना, मैं अपने शब्द लौटा लेता हूँ यार, इस बच्चे को सही में टेढ़ा मेरा डायग्राम दिख रहा है, पता नहीं कैसे। मेरा डाउट देख लीजिए अलजेब्रा का। आदित्य आप यह बताओ, ज्योमेट्री के बीच में अलजेब्रा कैसे ले लूं डाउट, आप बताओ, सेंस बनाता है? मैं डाउट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा इंतजार करना सीखिए यार, क्लास के अंत में ही डाउट ले सकता हूँ मैं, पहले नहीं ले सकता हूँ। अब ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, अगर बीच में अलजेब्रा का डाउट लूंगा तो वो पूरा फ्लो खराब होगा ना। चलिए, किसने आंसर निकाला इसका प्लीज? तो क्या होता है स्टीवर्ट थ्योरम? स्टीवर्ट थ्योरम कहता है 7 स्क्वायर इंटू 6 लिखो, 8 स्क्वायर इंटू 5 लिखो, और इधर जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है AD स्क्वायर, जिसको मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 छक्के 30 इंटू 11, ये हो गया 49 इंटू 6, 48 पंचे 240। 49 को अगर आप 6 से गुणा करोगे बनेगा 294, क्योंकि 50 इंटू 6 300 होता है। फिर 6 घटा लो तो 49 को मैंने 50 माइनस 1 सोच लिया। यहाँ बटे 11 करूंगा, यहाँ मैं एक्स स्क्वायर करूंगा माइनस 30 करूंगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो गई 300 300 200 536, सॉरी 534 प्लस 330, सॉरी माइनस 330 बटा 11। एक्स की वैल्यू क्या आई? अच्छा गड़बड़ देगा, 240 लिख दिया, सॉरी 320 है ये, तो ये 284 बनेगा। इसको सही कर देते हैं, सॉरी 294 प्लस 320 माइनस 330 बन जाएगा, तो वो 284/11 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू लिखने जाओगे आप, व्हाट कैन बी टेकन इज कॉमन, 4 तो पक्का कॉमन हो रहा है, 4 7 28, 4 1 4, तो 2 बाहर आ गया। बट x जो आया 2 इंटू दिस आंसर नहीं होगा, एक्चुअल जो वैल्यू आएगी उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 4√71/11। अरे बेटा यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस होना चाहिए, सब सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो हमने निकाला वो 2 से डिवाइड करके निकाला, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका उत्तर ऐसे आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई? चौसठ इंटू 6 कैसे हो जाएगा भैया? ये इसका स्क्वायर करके इससे गुणा करते हैं, स्टीवर्ट थ्योरम पढ़ाया था मैंने, इसका स्क्वायर करके इससे गुणा करते हैं, ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, समझे कि नहीं? क्रॉस होता है, क्रॉस। चले आगे, समझ में आ गया कि नहीं आया? अभी कोई डाउट है तो बता दो, कोई अगर समस्या है अभी भी तो मुझे आप बता सकते हो, मैं उस पर बिल्कुल ध्यान दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ूं कि रुका रहूं ऐसे ही? चलो, अब ये जो सवाल है ये आ गया हमारा मास क्वांटम ज्योमेट्री, तो एमपीजी पे थोड़ा आते हैं, एमपीजी को थोड़ा समझना अच्छे से, वरना पकड़ में आएगा नहीं ये टॉपिक। एग्जाम में ऐसा नहीं कि इससे रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं, हर बार होता आता ही आता है, लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स से बोरोड है, और ये सन 1700 समथिंग, यार ये शीवियंस वगैरह के जो नियम है ना, कुछ थियरम्स हैं, ठीक है, वो हम आपको एक फॉर्मूला वीडियो दे देंगे, उसमें लिखा होगा, परेशान हो, ठीक है, उसमें कोई ऐसा कुछ पढ़ने का नहीं है कि उसको बैठ के डेरिवेशन उसका करेंगे नहीं, सेंस नहीं है कोई उसका, कुछ थियरम्स हैं जो यूजफुल हैं, तो दैट विल गिव यू इन पीडीएफ, राइट। यहाँ आ जाओ, तो मास पॉइंट ज्योमेट्री 17वीं शताब्दी से इस्तेमाल हो रही है, तो कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑलराइट, वेरी 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 ओल्ड कॉन्सेप्ट। आपको पता है पाइथागोरस कब का है?
पाइथागोरस साहब का जन्म हुआ था 570 बीसी। बीसी समझते हो ना, बिफोर क्राइस्ट। तो अपने जीवन काल में इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम लिखा होगा, यू नो। सोचो यार कितना पुराना है पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, कैन यू इमेजिन। एमपीजी तो उस हिसाब से बहुत नया है, वेरी न्यू। सो एनीवे, व्हाट एमपीजी स्टैंड्स फॉर इज दिस, कि लेट अस से एक मास मैंने रखा 10 किलो यहां पर, और एक 10 किलो का मास मान लिया मैंने यहां रखा, ठीक। तो इसमें एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, फॉर एग्जांपल। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढना जिस पॉइंट पर हम सारा मास डाल सकें। तो नॉर्मली आप कहोगे, बैलेंसिंग पर्सपेक्टिव से आप बोल सकते हो कि यार बिल्कुल बीच में शायद सारा मास होना चाहिए, बिकॉज हम एग्जैक्टली या ऐसे समझो आप कि अगर आपको एक हिंज लगाने का मैं मौका दूं कि दोनों तरफ बैलेंसिंग हो जाए, सो यू विल से बीच में लगा दो, मिडिल पॉइंट पे बैलेंसिंग हो जाएगी। 10 किलो इधर 10 किलो इधर, इक्वल डिस्टेंस, तो सबके फोर्स बराबर होंगे, क्योंकि ये 10 इंटू ये डिस्टेंस बनेगा और यहां से फोर्स बनेगा 10 इंटू ये डिस्टेंस, इक्वल फोर्स होगा तो रोटेट करेगा नहीं वो, इट विल रिमेन स्टेबल। सो कहने का मतलब समझ में आया आपको कि जो फोर्स क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ ये इसके अबाउट, क्योंकि ये इसको रोटेट कराना चाहेगा। टॉर्क सुना है आपने, टॉर्क, घूर्णन। तो जब आप ऐसे काम करोगे कि यहाँ वेट दोगे तो ये इसको घुमाना चाहेगा इसके अबाउट, क्योंकि यहाँ पर ये बंधा हुआ है टॉर्क। तो रोटेट कराने के लिए फोर्स क्रिएट होगा, तो वो होगा सिंपली कि ये डिस्टेंस इनटू दिस 10 kg, सो दैट विल क्रिएट ए फोर्स, बट उतना ही इधर फोर्स क्रिएट होगा तो कुछ नहीं होगा। नाउ कंसीडर ए सिचुएशन जहां पर कुछ ऐसी कहानी हो जाए, जहां पर हम बोले कि यहां पर हमने रखा है 10 kg और यहां हमने रखा है मान लिया 5 kg, और मैं कहूं आप वो पॉइंट खोज लो कि ये दोनों बैलेंस में रहें, कोई रोटेशन ना हो। तो आप कहोगे ऐसा करो कि इस डिस्टेंस को 2:1 में रख लो, तो क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट कोई रोटेशन नहीं होगा, बिकॉज 5 दूनी 10 बन जाएगा और 10 एकम 10 बन जाएगा, नो रोटेशन। क्लियर हुआ कि नहीं। अब जो मास पॉइंट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें इसी चीज का इस्तेमाल है कि इसेंशियली अगर हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस होंगे, ये मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक यहां पर है एक यहां पर है, तो हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढ सकते हैं जिस पॉइंट पर की दूरी ऐसी हो जो ये 1:2 में हो, और हम कहते हैं कि हमारा मास एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 15 किलो रखा हुआ, एक ही बात है, क्योंकि रोटेशन तो हुआ नहीं इस पॉइंट के अबाउट। इज देयर एनी रोटेशन? नो, बट वी हैव फाउंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा है, तो वी कैन से कि ये हमारा इस सिचुएशन के लिए सेंटर ऑफ मास का काम कर सकता है। ये सारा वेट यहां हम मान सकते हैं, इसको कहते हैं नहीं है, ये नहीं, हटा दिया। तो 10 और 5 फॉर द कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव हम 10 और 5 को यहां डाल सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इन वन मोर वे। जैसे मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल, यहां पर मैंने कहा एक पॉइंट है, और लेट से मैंने कहा कि ये दूरी 2 है और ये दूरी 3 है, ये 2:3 की दूरी है, डिस्टेंस है। आप मुझे बताओ कि यहां अगर मैं m1 मास रखना चाहता हूं, यहां मैं m2 मास रखना चाहता हूं, इस तरीके से कि इस पॉइंट के अबाउट कोई रोटेशन ना हो, या कह लें कि ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास हो। सो m1 बटा m2 क्या होगा, आप बताओ, 3/2 होगा या नहीं होगा? अगर आप m1 बाई m2 को 3/2 के रेशियो में ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 3 kg और 2 kg बोल दूं, या मैं 6 और 4 बोल दूं, या मैं 9 और 6 बोल दूं, जब ये 3:2 में होगा तो ये वैल्यू आपकी समझ में आ रही है आपको कि 2:3 या 3:2 होगा। इसका मतलब है हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को एक पर्टिकुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंटर ऑफ मास बना सकते हैं। यहां रैंडमली कुछ भी रखने से ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास नहीं बनेगा। यहां तुमने 6 रख दिया है, तुमने 12 रख दिया, तो कभी नहीं बनेगा वो पॉइंट। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस रेशियो है, अब तुम बताओ कि क्या क्या मास यहां रखें कि यही वाला पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाए, तो कैन यू कीप दैट मासेस? यस, 3:2 में रख दो बस। समझ में आया कि नहीं? अब टॉर्क का नाम मत लेना, अब लौट के आ जाओ, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो तुम, ठीक है? तो ज्यादा गहराई में मत उतरो, बस अब समझो कि यार रेशियो पता है मुझे डिस्टेंस का, तो मैं मास खोज सकता हूं, मास पता है तो उस पॉइंट पे डिस्टेंस रेशियो निकाल सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई सभी को? अब मैं तुम्हें कुछ दिखाने जा रहा हूं, उसको बहुत गौर से देखना। जैसे मैंने कहा, मान लिया कि आपके पास एक त्रिभुज है ऐसा, राइट। इस त्रिभुज में मैंने कहा कि कुछ ऐसा डायग्राम दे रहा हूं मैं आपको, गौर से देखिएगा, और मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, उसको भी गौर से देखना।
मैं लिखने जा रहा हूं, मान लिया कि ये 3:2 है, ठीक है। ये वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूं कि ये 5:7 है, कुछ ऐसा मैंने तुमको दे दिया, ये 2 रेशियो मैंने दिए। लेट अस सी कि हम इस सिचुएशन को किस प्रकार से देखेंगे अगर हम सेंटर ऑफ मास पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो क्या मैं यहां 2 kg रखूं और यहां 3 kg रखूं, तो ये जो इस लाइन पे मासेस हैं ये बैलेंस हो जाएंगे इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे मैं कहूं 5 kg है, एक ही बात है। क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? यस और नो? आप वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहां जो 3:2 इसका उल्टा कर लो, 2 और 3 रख दो यहां पर, तो हम कहेंगे आप कुल मिलाकर हम इन दोनों मासेस को यहां एडजस्ट कर सकते हैं। ये कोई कंफ्यूजन का विषय आपके लिए नहीं होना चाहिए, सिंपल एज दैट। बट देन आप कहोगे सर एक प्रॉब्लम है, जैसे हम यही काम अगर इसके लिए करने जाएंगे, ये 5 और 7 के लिए, तो आप कहोगे यहां मैं 7 किलो रखूंगा और यहां मैं 5 किलो रखूंगा, तब बैलेंसिंग होगी। तब ये हम कह सकते हैं कि सारा मास 12 किलो यहां आया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये 3 और 5 दो डिफरेंट वैल्यूज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। यस और नो? क्या ये दोनों डिफरेंट वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हैं? क्या इनको सेम बना सकते हैं? बिल्कुल। एलसीएम पता है कि नहीं? 15 होगा एलसीएम। आप कहोगे इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा करेंगे, ये 5 से गुणा हो जाएगा और ये भी 5 से गुणा हो जाएगा। इसको 3 से गुणा कर लो। अब क्या हुआ इसकी वजह से, जरा समझना। इसकी वजह से हुआ क्या है कि हमारा जो ये 10 किलो यहां आया, 15 किलो यहां आया और 7 किलो यहां आया, 7 × 5 = 35 किलो यहां आया। इसका क्या फायदा और नुकसान है अभी मैं समझाता हूं, और ये क्यों हमने किया। लेट्स सी दिस होल नैरेटिव। देखो हमें क्या था ना कि बेसिकली इस पॉइंट को पूरे ट्रायंगुलर मास का सेंटर ऑफ मास बनाना था। 35 नहीं 21, उसको 21 कर लेते हैं, ठीक है, 21 ही हो। हमें बेसिकली करना क्या था, हमें करना यह था कि ये पॉइंट हमारा पूरे ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास बने। नाउ अंडरस्टैंड दिस होल सिनेरियो, धीरे धीरे समझना, इकट्ठा नहीं समझना है कि कंफ्यूज हो जाओ। देखो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस 10 और 15 को कंबाइन करके 35 यहां लिख दूं, ठीक, लिख दिया, तो क्या हुआ, ये और ये नलीफाई हो गए, इनका कार्य खत्म। यस और नो? तो अब सारा मास यहां अगर हमें दिखाना है तो मैं क्या बैलेंसिंग के लिए रेशियो चाहूंगा? आप कहोगे यहां 35 और यहां 21, तो ये 5 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21 बन जाएगा। ये रेशियो 5:3 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया जो मुझे नहीं पता था, वो ये दिखा दिया कि ये वैल्यू 5:3 होगी। 35 इनका टोटल है ना, 25 है क्या टोटल? अच्छा ये 25 है, इसको 25 कर दो तो नहीं कटेगा ये, ठीक है। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 25:21 है ये। मिल गया? अब एक और मजेदार बात दिखाता हूं तुमको। लेट से तुमको ये रेशियो चाहिए, तो क्या करोगे? आप कहोगे मैं इस मास को एज इट इज 10 किलो रखने दूंगा। इन दिनों का टोटल कितना बनेगा? 21 और 15 36, इसको यहां लिखूंगा। ये दोनों मास मैंने हटा दिए, उसकी जगह यहां रख दिया। अब सेंटर ऑफ मास अगर यहां है तो ये रेशियो 36:10 बनेगा, यानी 18:5 बनेगा। ये रेशियो तुम्हारा आ गया 18:5। क्लियर है? यस। तीसरी चीज देखो यहां पर, मैं अब इसको ऐसे ऐसे करके मान लिया मुझे ये निकालना है, तो मैं इन दोनों मास को यहां एडजस्ट करूंगा। 10 और 21 31 बनेगा और यहां 15 बनेगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 15:31। 15:31। आप कहोगे ये दोनों रेशियो बता सकते हो क्या? एनीबॉडी कैन यू टेल मी दिस रेशियो इफ आई आस्क यू कि मुझे ये रेशियो चाहिए? क्या इस डायग्राम से ये वाला रेशियो निकालना भी संभव है या नहीं? कैसे निकालोगे वो रेशियो? कैसे निकालोगे? कितने लोग कह रहे हैं 21 और 10 आएगा? ऐसे नहीं।
ओके, ठीक कह रहे हो आप, 21 और 10 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें ये वाला मास जो भैया ये 31 किलो यहाँ कैसे बनेगा, ये 31 किलो यहाँ तभी बनेगा जब आप ये 21 और 10 बनाओ, तो ये 10:21 पता है, मतलब सारे अननोन रेशियोज हमारे निकल के आ गए। मेरा बस एक सवाल है लेकिन, जो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, कि पूरे ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास यही क्यों होगा? इसका जवाब मैं देता हूं। पहली बात, यहां क्यों नहीं होगा, क्यों के बजाय यहां सवाल है कि हम यहां सेंटर ऑफ मास बना रहे हैं खुद, क्योंकि वेट रखने की चॉइस हमको मिली है। मिली है हमको कि नहीं? क्योंकि जब मैं यहां सेंटर ऑफ मास बनाऊंगा ना, तभी तो मैं रेशियोज लिख पाऊंगा, वरना मैं कैसे लिखूंगा? वेट थोड़े ना ट्राइंगल में दिए जाएंगे आपको, ट्राइंगल में कुछ पर्टिकुलर साइड रेशियोज दिए जाएंगे। देन फ्रीडम तुम्हारे पास है कि तुम ऐसे वेट्स रखो कि सेंटर ऑफ मास तुम अपने हिसाब से ले जाओ जहां ले जाना है। तो हुआ क्या है, मैं आपको ये समझाता हूं, ये सेंटर ऑफ मास यही क्यों आएगा, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आपको क्लियर हो चीजें। एक बात आप बताओ, जब मैंने आपको बोला तीनों वेट क्या क्या बने थे, आपको याद है? 10 किलो, 15 किलो, यहां क्या बना था आपका? 21 किलो, ये करेक्ट है? जब मैंने आपको बोला कि आप इन दोनों को हटा के इकट्ठा लिख दो, यहां पर बोला था मैंने, जो कि थी आपकी वैल्यू 36 किलो, तो आप ये तो क्लियर हो गए ना कि भाई ये दोनों मास अगर हट गए और इनका कंबाइंड मास यहां पर आ गया, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं होगा, यस और नो? ये बात आपको समझ में आ रही है कि सेंटर ऑफ मास कहीं इसी लाइन पे होगा, हाँ या नहीं? अब जरा दूसरा केस देखिए, दूसरा जो केस है, मैं दूसरे केस में इसको इस तरीके से बनाता हूं। दूसरे केस में मैंने आपको यह बोला सर कि इन दोनों का जो टोटल है, ये 10 और 15, वो इस वाले पॉइंट पे डालते हैं 25 किलो, और यहां बचा हमारा 21 किलो। हमने इन दोनों मासेस को हटा दिया, उनका कंबाइंड यहां रख दिया, तो क्या सेंटर ऑफ मास आपका अब इस लाइन पे होगा? आपको हो यस, ये भी क्लियर होगा कि अब सेंटर ऑफ मास तो इस वाले लाइन पे कहीं आएगा, कहां आएगा पता नहीं, छोड़ दो, होगा इसी लाइन पे। अब तीसरा केस जरा देखो, तीसरे केस में क्या होगा? तीसरे केस में ये वाली कहानी होगी, ये लाइन है, तो आप कहोगे यहां पर हम इन दोनों का टोटल यहां बिठा रहे हैं 31 किलो, और यहां 15 किलो। अगर ये वैल्यू आपकी 15 किलो के बराबर हो गई, तो क्या सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं होगा? यस। अब इन तीनों को क्यूमुलेटिवली देखना कि सेंटर ऑफ मास को अगर हम तीन तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, तो वो तीन डिफरेंट लाइंस पे लाई करता है। क्या एक पर्टिकुलर ट्राइंगुलर फिगर, आप मुझे बताओ, अगर थोड़ी सी भी फिजिक्स का ज्ञान आपको है, नहीं भी है, थोड़ा कॉमन सेंस भी है, कि ये लेटर से एक त्रिभुज है मेरे पास, और मैंने कहा इस त्रिभुज में यहां मैंने 10 किलो रखा, यहां मैंने 15 किलो रखा, और यहां मैंने 21 किलो रखा। क्या इसका सेंटर ऑफ मास कोई एक जगह पर होगा या 10 जगह पे घूमता रहेगा? सेंटर ऑफ मास तो कोई एक ही जगह होगा ना यार, कोई एक पॉइंट होगा जहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। अब मैं इस सेंटर ऑफ मास को अराइव कर रहा हूं तीन तरीके से। एक बार मैंने इस तरीके से कोशिश करी, तो उसने कहा इस लाइन पे कहीं है। एक बार हम इस ट्राइंगल पे जाके पूछ रहे हैं, तो कह रहा है इस लाइन पे कहीं है। हम जाके इस ट्राइंगल में पूछ रहे हैं, तो कह रहा है इस लाइन पे कहीं है। अब आप बताओ कहां है? तीनों लाइंस पे अगर है, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो सेंटर ऑफ मास बनाएगा टोटल नेट, यानी सारा वेट अल्टीमेटली यही आना है। तो रेशियो निकालना बहुत सिंपल है, आपको ये पता है कि सेंटर ऑफ मास यही आना है। तो जब इन दोनों का टोटल मैं यहां रख रहा हूं, जैसे मैंने इन दोनों का टोटल यहां रखा, मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास यही है, तो टोटल वेट यही आना है, इसलिए मैं ये रेशियो लिख पाया कि भैया ये 25 है, ये 21 है, तो 25 रेशियो 21 लिख लो, बिकॉज सेंटर ऑफ मास यही है। जब मैं यहां आया तो मुझे पता है सेंटर ऑफ मास यही है, तो मैं 18 और 5 लिख पाया, इन दोनों का टोटल मैंने यहां लिखा, 18:5 बन गया। जब मैंने इन दोनों का टोटल यहां 31 लिखा, मुझे पता है सेंटर ऑफ मास यही, तो अल्टीमेटली यही बैलेंसिंग है, तो दिस और दिस रेशियो बैलेंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दिस इज द होल लॉजिक ऑफ मास पॉइंट ज्योमेट्री। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो अब हम आगे बढ़ के कुछ सवाल कर लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और मजबूत कर दें आपके, ठीक है? लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मास पॉइंट ज्योमेट्री। किसी भी सवाल में लिखा नहीं होगा कि ये सवाल मास पॉइंट ज्योमेट्री से होगा, ठीक? आपको देखना है कि मास पॉइंट ज्योमेट्री से लगाना है, कैसे लगाना है, बट वो हिंट मिल जाती है कि हाँ कैसे होगा, ठीक है? आपको अगर मास पॉइंट ज्योमेट्री पता है, तो यू विल नो कि हाँ यहाँ मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाएंगे तो हो जाएगा। जैसे ट्राइंगल है, इसमें मैंने कहा ये P है, ये Q है, ये R है। ऐसे एक पॉइंट हमारा QR पे इस तरीके से है, एस हमारा एक पॉइंट QR पे इस तरीके से है, T एक पॉइंट हमारा PR पे है, QS और RS का रेशियो 4:7 है, ठीक है? तो ये हमारा QS और RS का रेशियो दिया हुआ है कि ये 4:7 है।
और क्या कह रहा है, QT भी एक लाइन है जहां पर T पॉइंट हमारा PR पे है, T पॉइंट हमारा PR पे है, तो QT एक लाइन हो गई। ऐसा कुछ है। PA और ASA क्या है? अच्छा, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। PA और AS का रेशियो 3:4 है, ठीक है, लिख दिया, सबको दिया था। TR हमें 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमें 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PT निकालना है। अब देखो ये सवाल देख के आपको पता है कि यार नॉर्मल सिमिलैरिटी नहीं है कोई, है सिमिलैरिटी कहीं दिख ही नहीं रही कुछ ऐसी, तो व्हाट टू डू, घुस जाओ मास क्वांटिमेट्री में, वही मदद करेगा तुम्हारी, और कोई बचाने नहीं आएगा तुमको। अच्छा देखो 4 और 7 का रेशियो क्या बोल रहा है, यहाँ 11 किलो होना चाहिए। ये 3 और 4 का रेशियो क्या कर रहा है, यहाँ 4 और यहाँ 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ तुम 3 भी रखना चाहते हो और 11 भी रखना चाहते हो, तो इनका एलसीएम होता है 33 किलो, रख दो। अब जब 33 किलो मैंने यहाँ रखा, तो मुझे पता है ये अगर 4:7 है, तो यहाँ वेट 7:4 के रेशियो में जाएगा, तो ये बनेगा 21 किलो और ये बनेगा 12 किलो। उसको मैंने ब्रेक कर दिया, 4:7 है, 7:4 में ब्रेक कर दिया। और जो ये 33 किलो आपका यहाँ मामला बना, अगर मैं इसको कंबाइन करके देखता हूँ कि भाई यहाँ पर 33 किलो है, लेट से, तो अगर यहाँ 33 किलो है, तो 3 अगर 33 है तो 4 हमारा 44 किलो होगा। दैट्स द होल स्टोरी। वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया मैंने। अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ मास है नेट, सेम लॉजिक, तो T पॉइंट पर अगर मुझे 12 और 44 को एडजस्ट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास यहाँ बनेगा। तो आपको ये पता लग गया कि PT का रेशियो TR से क्या होगा, 12:44 के बराबर होगा। अब तुम करो, TR की वैल्यू 22 है, 44 का आधा, तो PT की वैल्यू 12 का आधा होगी, 6 सेंटीमीटर। कितना आसान सवाल है एमपीजी से। एनी अदर मेथड विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, और कुछ सवाल तो ऐसे हैं तुम क्रैक भी नहीं कर पाओगे कि किसी और तरीके से कर पाओगे इनको, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। बट मास पॉइंट ज्योमेट्री इज मेकिंग दिस क्वेश्चन सो सिंपल। 12 कैसे, अभी क्या पढ़ाया था तुमको कि मास रेशियो का उल्टा ही डिस्टेंस रेशियो होता है, क्या भूल गए वो? PT और TR डिस्टेंस का रेशियो भैया, तो वो मास का उल्टा नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला सवाल देखो, ट्राइंगल ABCS में D और DEF पॉइंट्स हैं, BC AB और AC पर। EF और AD इंटरसेक्ट करेंगे O पॉइंट पर। AF FC 3:4 है, AE EB 2:3 है, BD CD 5:2 है, EO और OF का रेशियो निकालना। देखते हैं भैया, ABC DEF, ABC DEF, तीनों के पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, लिखा हुआ है। EF और AD का इंटरसेक्शन दिया हुआ है आपको, एक मिनट, पहले रुको, AD BE AF और FC का रेशियो मुझे दिया है 3:4, AE और EB का रेशियो मुझे दिया है 2:3, BD और CD का रेशियो दिया है 5:2। EF, इंटरेस्टिंग सवाल है ये। EF जो है ना, ये AD को O पॉइंट पर काटता है। EF और AD O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, इट्स नॉट कि वो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है, ना 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 ना, अच्छा सवाल है, कुछ अलग है। अब यहाँ देखो कैसे लगेगी भैया मास पॉइंट ज्योमेट्री, लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा, वी नीड टू सी दैट पॉसिबिलिटी। अब पहला काम आप ये करो कि हमें निकालना क्या है, EO और OF का रेशियो निकालना है, राइट। पहले आपको कि यार इनकी क्या जरूरत है, इसको हटा दो, क्योंकि मुझे ना मास को बैलेंस कहाँ करना है,
अगर मुझे ईओ और ओएफ का रेशियो निकालना है तो मुझे मास को यहां बैलेंस करना है, इस पॉइंट पे ऊपर करना है, तो वो लाइन बीएफ बनाने की जरूरत नहीं है, रिमूव देम। वैसे उसने बोला भी नहीं था कि बीएफ बनाओ, हमने ये ऐसे बना दिया था, ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी। लेट अस नाउ सी कि हाउ वी कैन ब्रिंग एंटायर मास एट ओ। आप ये कहोगे अब कि ए और बी का बैलेंसिंग ई पे किया जाए। समस्या देखना बिल्कुल ध्यान से। अगर तुमने ए और बी का बैलेंसिंग पूरा ई पर कर दिया तो अब बचेगा सी का मास और ई पर मास। अगर ऐसा तुमने किया तो तुम्हारा मास कहां बनेगा, ईसी पे लाई करेगा, जो कि तुम कर नहीं सकते हो, तुम्हें मास ई ओ पर लाना है। समझे बात की नहीं? अगर मैं ए और बी का मास ई पर बैलेंस कर दूं तो सी का जो मास बचेगा जब ई से बैलेंस होगा तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा, तो ओ तो गया काम से। तो आप कहोगे ऐसे नहीं करना है, तो कैसे करना है? हमें ना पहला काम आप ये करो कि हमें कैसे भी करके कुछ मास यहां डालना पड़ेगा, कुछ मास यहां डालना पड़ेगा और कुछ यहां डालना पड़ेगा, तब जाके सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा। ध्यान से देखना, अगर हम ए का मास छोड़ दें और बी और सी का मास अगर हम यहां एडजस्ट कर दें तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा। एक बार करो इस लाइन पे आएगा, एक बार करो इस लाइन पे आएगा, तो सेंटर ऑफ मास फिर यहां बैलेंस होगा। तो मैं करने क्या वाला हूं, अभी गौर से देखना। आप कहोगे कि ई पर अगर मास को बैलेंस करना है, इसको आप 2 किलो दो और इसको आप 3 किलो दो, तो क्या 5 किलो यहां बैलेंस हो जाएगा? यस और नो? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए पर इतना ही मास है, मैं कह रहा हूं ए पर 4 किलो अभी भी और है, 3 इसका 4 इसका 7 है ए पर, बिकॉज यहां पर बैलेंसिंग डिफरेंट वे में हो रही है। मैंने कहा ए के पास 7 किलो है, 3 किलो ये ले गया, यहां बैलेंस हो गया, 4 किलो ये ले गया, 3 किलो यहां पर है, यहां बैलेंस हो गया, कितना? 7 किलो। तो यहां पर ए का जो टोटल मास है वो 7 किलो है, और उसमें से कुछ हिस्सा इसको कुछ हिस्सा इसको देना पड़ रहा है। इकट्ठे सबको नहीं दे सकते, जैसे 7 किलो इसको दे ही नहीं सकते इधर। हमें अगर हमने सारा मास एक को दे दिया तो सेंटर ऑफ मास ये नहीं बना पाओगे, तो इस बात को समझना है। तो इट्स वेरी इंटेलिजेंट कॉल। दूसरा एक चीज देखना, आप थोड़ा और बैलेंसिंग की भी नीड है, सेंटर ऑफ मास बन नहीं गया हो। आपने यहां 2 और यहां 3 रखा, बट ये जो रेशियो दिया है बीडी और सीडी का 5:2, ये भी तो 75 प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है। ये समझो, अगर मैं कहूं कि यार ए पर हम पूरा 7 किलो रख रहे हैं, तो क्या इन दोनों की बैलेंसिंग हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। तो अभी सवाल ये भी है कि यार अपने मन से कैसे बांट रहे हैं? मन से नहीं बांट रहे हैं, लॉजिक से बांट रहे हैं। दिस इज ए वेरी ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। अभी मैंने उत्तर नहीं लिख दिया कि अपने मन से बांटना होता तो ऐसा बांट के उत्तर लिख दिए होते। हमें ऊपर सेंटर ऑफ मास बनाना है, हम उसी समस्या से जूझ रहे हैं, कैसे बनाएं। यहां आसान था बनाना, क्योंकि यहां पर 2 मास को इकट्ठा करके यहां डालना था। यहां एक का मास एक तरफ नहीं दे सकते हो, समझे कि नहीं? विराज जी 3 और 4 12 वाला केस ये डिफरेंट था, समझना। वो 12 कैसे बनता था समझो इसको पहले। यहां कहानी क्या थी, इन इसका और इसका टोटल मास तुम्हें यहां लाना था, कुछ छोड़ना नहीं था यहां। क्योंकि जब इसका टोटल मास यहां आएगा तो ये दोनों मास खत्म, यहां आ गए, और यहां एक मास है मिला के यहां आ जाएगा। मैं कह रहा हूं क्या ये केस वैसा केस है कि आप ए का सारा मास अगर इसको दे दोगे तो सारा मास यहां आ जाएगा, तो जो सी का मास बचेगा, अब सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा ना फिर। बट सेंटर ऑफ मास अगर इस लाइन पे है तो तुम ओ का रेशियो निकाल कैसे पाओगे फिर? जब तक ओ पे सारा मास एडजस्ट नहीं होगा वी कैन नॉट फाइंड। दिस केस इज डिफरेंट, दैट केस वाज डिफरेंट। तो वहां पर हम एक पॉइंट का मास 2 जगह बांट नहीं सकते थे, हमें एक जगह लेना था, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास उस लाइन पे रखना था। बट यहां अलग चीज है, पहले आप लॉजिक समझो, तब सवाल पकड़ में आएगा, तब हम इस केस को रिजॉल्व कर पाएंगे। तो अगेन एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी, और वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आपको दिख रही है कि यार ये 2-5 का रेशियो भी तो बनाना है यहाँ पर। तो मैं कहूंगा उसको सॉल्व करते हैं। आप कहोगे यहां 5 किलो होना चाहिए, यहां 2 किलो होना चाहिए। एक चीज और गौर से समझना, क्योंकि जब ये 5 और 2 बनेगा, जैसे मान लिया, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बी और सी का टोटल मास मैं यहां दे दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी और सी का टोटल यहां दे दूं, तो ए पर जितना मास बचेगा और यहां जितना मास बचा है, ये कहेगा कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होना चाहिए। यस,
अगर मैं ए और बी का मास यहां डालूं और जो बचा हुआ ए और बी का मास है मैं यहां डालूं, तो ये कहेगा सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होना चाहिए, यानी सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर आ जाएगा। बट अभी जो 5:2 है, ये मामला आपका एडजस्ट हो नहीं रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी एडजस्ट दिस मामला? हो जाएगा, देखिएगा आंसर। ये पहले तो 3 और 5 को बराबर करने के लिए क्या खेल खेलना पड़ेगा बताओ? आप कहोगे इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां भी 3 से गुणा करो, तो यहां भी 3 से गुणा करो, तो यहां भी 3 से गुणा करो, तो यहां इस वाले 3 को भी 3 से गुणा करो। तो जो इससे लिंक थे इनको सबको 3 से गुणा कर दिया मैंने, 15 बन गया ये। अब इस 3 को 5 से गुणा करो, तो इस 3 से जितने लोग लिंक्ड हैं उसको 5 से गुणा कर दो। डू यू नो व्हाट इज योर फाइनल डायग्राम? लेट मी ड्रॉ दैट फाइनल डायग्राम। ये है 6 kg, ये है 15 kg, यहां पर आपकी वैल्यू आई 3 त्रिका 9 प्लस 20, और मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, आई थिंक जिनको अभी तक समझ में नहीं आया शायद अभी समझ में आ जाए। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, नाउ लेट्स सी ऑल कंडीशंस आर मीटिंग और नॉट। अगर मैं ये 9 और 6 का टोटल 15 किलो यहां डालूं, आपको पता है 9 है ये 6 है, तो रेशियो क्या बनेगा यहां? 3:2, 9:6। क्या यही दिया हुआ था 3:2? यस। ये 6 और 15 का टोटल अगर मैं 21 यहां डालूं, ये 15:6 बनेगा। 3 दूनी 6, 3 5 15। यस। ये 15 और 20 का टोटल अगर मैं यहां डालता हूं, तो ये रेशियो क्या बनेगा? आप कहोगे 15:20, 5 3 15, 5 चौके 20। लुक, एवरी रेशियो इज नाउ फिट। तो अगर मैं 9 और 6 को यहां सेट करूं, 20 और 15 को मैं यहां सेट करूं, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा। मैं 9 और 20 29 को यहां सेट करूं, 21 को मैं यहां सेट करूं, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा। यही दो लाइनें हमें दी हुई हैं, तो अगर दोनों लाइन का सेंटर ऑफ मास है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ओ पर हो गया। अब सेंटर ऑफ मास अगर ओ पर हो गया, तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन रही थी? देखिए 15 और 20 35 किलो। तो आप निकाल लो EOF। आपको लिखना है अगर EO का रेशियो OF से, सो EO का रेशियो OF से क्या आएगा? ये वाला 35:15, 5 3 15, 5 7 35, 7:3 डी ऑप्शन में। कितने लोगों को अभी तक समझ में आया, कितने लोगों को नहीं? आपके लॉजिक से सेंटर ऑफ मास तो नीचे भी आ सकता है। कहां नीचे? तुम्हारी कुर्सी के नीचे? कहां ले जाना सेंटर ऑफ मास? जमीन पे देखो, कहीं दिख तो नहीं रहा तुमको सेंटर ऑफ मास? ओ के नीचे क्यों ले जाना सेंटर ऑफ मास? भैया अगर ओ के नीचे सेंटर ऑफ मास आएगा, तो तुम रेशियो कैसे निकाल पाओगे? मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ भी बातें कर रहे हो यार। लो, ABC लिखो, यहां लिख दो 10 किलो, यहां लिख दो 15 किलो, और यहां लिख दो 20 किलो, लिख दो। अब तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कहां होगा मुझे नहीं पता, यहां होगा, हो सकता है। सवाल इस बात का है कि जब मैं सेंटर ऑफ मास यहां लाऊंगा ना, तब तो मैं EO और OF का रेशियो निकाल पाऊंगा, वरना कैसे निकलेगा सेंटर ऑफ मास? वेट तो तुम कुछ भी अपनी मर्जी का रख दो यार, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उससे सेंटर ऑफ मास कहीं बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। यस, यू पुट एनी रैंडम वेट, देयर विल बी सेंटर ऑफ मास समवेयर। सवाल यह कि सेंटर ऑफ मास तुम्हें वेट रखने की सुविधा दी गई है, ताकि तुम वो वेट रखो अपने हिसाब से, सो दैट बैलेंस करते हुए चलो, ताकि सेंटर ऑफ मास अगर ओ पर बना ले गए तुम, तो तुम EO और OF का रेशियो निकाल पाओगे, तुम AO और OD का रेशियो भी निकाल पाओगे। जैसे मैंने तुमको बोला कि मुझे AO और OD का रेशियो चाहिए, तो आप कहोगे A पर 29 और D पे 21, तो ये बन जाएगा 21:29। The whole process is about getting center of mass at O. Then only I can get the ratio that I want. वरना नहीं मिलता। तो एक सवाल था सिंपल, जो सवाल था 159। It was the simplest question of center of mass, जहां पर दो वर्टेक्स के वेट T पर एडजस्ट हो गए, जहां पर यहां से जो लाइनें निकलेंगी उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सेंटर ऑफ मास आपको बिठाना है। वो 29 से तो F 35 कैसे हुआ? कहां 35 है यार? वो तो बेटा समझो सिमरजीत साहब, समरजीत जी, जब ये 35 है तो हम बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं? हम
यहां पर और यहां पर बैलेंसिंग कर रहे हैं, बाकी कहीं वेट नहीं है। देखो 9 और 6 15 यहां, 20 और 15 यहां 35, सारी बैलेंसिंग हो गई, कोई और वेट बचा ही नहीं, इसलिए सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा। अब ना ये बचा ना ये बचा, लेकिन जब हम इस लाइन पे बैलेंसिंग कर रहे हैं तब बाकी कहीं और वेट नहीं बचेगा। तो इन दोनों के वेट का टोटल यहां आ गया और ये टोटल यहां है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा। जब आप ये कह पाओगे ना कि सेंटर ऑफ मास या तो इस लाइन पे होगा या तो इस लाइन पे होगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास एक पर्टिकुलर इस जगह पर बनेगा। भाई दो लाइनों पर अगर तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है एंड सेंटर ऑफ मास इज अ यूनिक पॉइंट, इट हैज टू बी दैट पॉइंट व्हिच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस क्वेश्चन में पॉइंट ए का मास सेपरेटेड क्यों है? आप क्यों छोड़ो? आप ए का सेंटर ऑफ मास या पॉइंट सेपरेट मत करो। एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड वेट करना। हेलो, हाँ जी। सो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी आपके मन में कोई भी सवाल उठे कि आप करो एक आप देखो, पहली बात गलती क्या करी आपने, जब आपने ये सवाल पढ़ा, ठीक है, ये सवाल जब मैं करवा रहा था, तो आपने इसको मन में एक नियम बना लिया कि 44 12 दोनों जुड़ के 66 यहां आएंगे। आपने लॉजिक नहीं समझा कि क्यों। जब ये दोनों जुड़ के यहां आएंगे तो आपके ये दोनों सेंटर्स, ये दोनों मासेस का रोल खत्म हो गया। बोलो यस। इन दोनों मासेस को मैं ना कंसीडर करके यहां कंसीडर करूं 66, ठीक है। अब एक मास और बचा है ये वाला, तो एक 66 यहां है, एक मास यहां है, तो सेंटर ऑफ मास फिर इसी लाइन पे होगा ना, और कहां होगा? ना मास कहीं बचा ही नहीं, अब 66 यहां 21 यहां, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा। फिर मैंने कहा मैं ये 12 और 21 उठा के अगर यहां डाल दूं 33, तो अब 33 यहां आ गया, ये दोनों खत्म हो गए। 44 यहां बचा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा। एक बार हमने दिखाया सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा, एक बार हमने दिखाया सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा, यानी सेंटर ऑफ मास यहां होगा, तभी तो दोनों बात सही हो सकती है। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? यस और नो? नाउ कम टू दिस क्वेश्चन एंड आस्क योरसेल्फ दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन कि अगर मैं ए और बी को कंबाइन करके ई पे रख दूं टोटल, तो ए और बी कंबाइन होकर अगर यहां आ गया और अब मास कहां है? सी पर है और यहां पर है, तो सेंटर ऑफ मास तो बेटा इस लाइन पे आ गया ना। फिर अगर सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आया तो क्या ओ पर आया? ऑब्वियसली नहीं आया। अगर ओ पर सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा तो तुम ये प्रॉपर्टी यूज करके, एमपीजी यूज करके ईओ और ओएफ का रेशियो नहीं निकाल पाओगे। आपका कुल काम अब यह है कि ओ पर सेंटर ऑफ मास बनाओ। तो पहला दिमाग में यही सवाल आना चाहिए कि मैं ए का पूरा मास ई पर नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मैंने ए बी का पूरा मास ई पे डाला तो सेंटर ऑफ मास ओ कभी बन ही नहीं सकता है। तब आपको यह सोचना है कि मुझे पहले मास ई पर भी लाना है और एफ पर भी लाना है। जब मैं मास को ई और एफ पे ला पाऊंगा तब तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा। यस। दूसरा, मैं मास को ए पर और डी पर ले आऊं। दो तरीके ही है ना, दो ही रास्ते हैं। तो ए और डी वाला सिंपल है कि पूरा ए का ए पे रखो और बी और सी का कंबाइन डी पे रख दो, तो एडी पर सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। लेकिन जब मुझे ई एफ पर सेंटर ऑफ मास लाना है ताकि ओ सेंटर ऑफ मास बने, आपको ए का बंटवारा करना पड़ेगा ताकि ए और बी से कुछ यहां आए और ए से सी कुछ यहां आए। अगर ए का बंटवारा नहीं करोगे तो इन दोनों पॉइंट पे मास की बैलेंसिंग नहीं हो सकती है। कैसे होगी आप बताओ? आप पूरा ए उठा के इसको दे दो तो भी नहीं होगी। आपने दोनों को उठा के, मान लिया इन दोनों को यहां उठा के यहां कंबाइन कर दिया, तो बचेगा बी, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा, तब भी ओ पे नहीं है। तो हमें ए का बंटवारा करना पड़ेगा, कुछ इसको कुछ इसको, ताकि इन दोनों पॉइंट पे सारे मास बैलेंस हो जाएं, सो दैट वी कैन डू व्हाट वी वांट। जैसे यहां पर हमने 29 यहां बैलेंस किया, 21 यहां बैलेंस किया, तो 40 का टोटल मास इस लाइन पे आ गया। अब यहां हमने क्या किया, 15 और 35, सॉरी कितना बन रहा था यहां पर, सॉरी 29 और 21 50 किलो ना, 50 किलो का टोटल मास इस लाइन पे, जो कि टोटल वेट है इन तीनों का टोटल है। ऐसे ही ये 50 किलो हमने 15 यहां 35 यहां करके बैलेंस किया। इट्स ऑल अबाउट दैट। समझ में आया आप कि नहीं आया? नहीं आया तो घर पे जाके इसी सवाल को 5 बार देखना, समझ लेना कि क्या बात हो रही है।
क्योंकि यही चीज अगर समझ में आ गई, मास का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, तो एमपीजी में अगर कोई सवाल बहुत अच्छा भी बना तो ज्यादा से ज्यादा उसमें यही होता है कि सीड्स के मास को आपस में डिवाइड करना होता है। दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स केस, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके 100 सवाल लगाने की जरूरत नहीं है आपको, एमपीजी के क्लियरिटी की जरूरत है कि हो क्या रहा है। 161वां सवाल देखते हैं। ओ कह रहा है हमारा इन सेंटर है, कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओए का ओई से रेशियो लिख रहे हैं, ओए का ओई से रेशियो 2:3 है, ओसी का सीडी से रेशियो 3:1 है। अब यहां सेंटर ऑफ मास लाना है, लग जाओ यार। आपको कि यहाँ 3 किलो रख लेते हैं, ये 2 है तो यहाँ 2 किलो रख लेते हैं, ये 3:1 है तो आपको यहाँ 3 किलो रख लेते हैं, यहाँ 1 किलो रख लेते हैं। अब थोड़ा बैलेंसिंग का काम कर लेते हैं। कैसे? देखो, आप ये बोलोगे कि यार देखो यहाँ 1 और 3 रखने से टोटल यहाँ कितना बनेगा, 4 बनेगा। यहाँ 3 और 2 रखने से टोटल क्या बनेगा, यहाँ 5 बनेगा। बट ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। देखो यहाँ 3 रखा तुमने और यहाँ टोटल 2 रखा, ये 2 कहां से आया होगा, ये इन दोनों के रिजल्ट से आया होगा। 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है, तो दोनों को 20-20 बनाओ। अब 20 बनाने के लिए आप कहोगे इसको 5 से गुणा करते हैं और इसको 5 से गुणा करते हैं, तो 15 5 20 हो गया। यहां इसको 4 से गुणा करते हैं, 4 3 12 और 2 चौके 8, 20 हो गया। अब ये 5 किलो हुआ, ये 5 किलो हुआ कि नहीं हुआ, ये 12 किलो हुआ, और यहां कितना बनाना है, 8, तो ये 3 हो गया। देखो सब बैलेंस हो गया, 5 3 8 12 8 20, ये 15 हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं इस 12 और 3 को कंबाइन करूंगा 15 बन जाएगा, सब हो गया बैलेंस। आप रेशियो भी देख लो, 15 5 3:1 बन रहा है, 8, सब हो गया बैलेंस। नाउ इफ यू वांट टू राइट बीओ का ओबी का ओएफ से रेशियो, ये ओबी है और ये ओएफ है। ओबी का अगर ओएफ से रेशियो मुझे लिखना तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ टोटल ले आओ, 12 5 17 ले आओ यहाँ पर, तो ये 17 है, ये 3 है, तो 17:3 हो गया। 17:3 बनेगा ओबी ओएफ, रिवर्स ऑफ मास रेशियो, but only after you put the right masses and balance it, otherwise not। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चूंकि यहां पर ए बी सी से जो लाइनें गई हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दैट्स सो सिंपल केस, यहां सारा मास एक ही दिशा में जाता है, सो आसान होता है। लेकिन जब ए बी सी से निकलने वाली रेखाएं एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी तीनों, देन वो मास डिस्ट्रीब्यूशन का केस बनेगा जो हमने यहाँ किया है। 160 नंबर का सवाल, कॉम्प्लेक्स अच्छा सवाल होता है। 162वां सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एरिया बेस्ड सवाल है और एमपीजी का ही इस्तेमाल करना है। कैसे करना है देखते हैं। तो देखो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, बना लो। एक ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्राइंगल में एस और टी पॉइंट्स हैं, यहाँ मैंने कहा पी है, यहाँ क्यू है और यहाँ आर है। एस और टी पॉइंट है पी क्यू और पी आर पे। पी क्यू और पी आर पे एस और टी पॉइंट्स हैं। क्यू टी और आर एस ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट हमारा ओ हो गया। क्यू एस ओ का एरिया 60 है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यू ओ आर का एरिया 80 है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर ओ टी का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है सम ऑफ एरिया ऑफ क्यू ओ आर, जो कि पता है क्यू आर 80 है, 80 प्लस इस पी एस ओ टी का एरिया निकालना है। अगर मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा होता आपको, तो मैं इसके लिए एक फॉर्मूला बताता आपको, जिससे सवाल हो सकता है, और अभी नहीं बताऊंगा। मेंसुरेशन नहीं है ये, बट यहां हम इस सवाल को मास पॉइंट ज्योमेट्री से करेंगे। तैयार हो? तैयार हो तो करा दूं, नहीं हो तो छोड़ दूं। बोलो, आई कैन गेट दिस क्वेश्चन सॉल्व थ्रू मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो लेट्स फोकस ऑन दैट, बिकॉज दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग और मजेदार है। क्या मास पॉइंट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना है, नॉर्मल रेशियो से करेंगे कैसे करेंगे दिखाता हूं मैं। तो देखो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस त्रिभुज को देखता हूं, इस त्रिभुज को ध्यान से देखना, इस त्रिभुज को गौर से देखो, ध्यान से देखिए इस त्रिभुज को, देखिए इस त्रिभुज में अगर आप QT को देखो, तो QT अगर बेस मानता हूं मैं, क्या R शीर्ष है? दो त्रिभुजों का एरिया आपको दिख रहा है 2:1 है, 80 और 40।
क्या ऐसा तभी हो सकता है जब ये रेशियो 2:1 हो? जब क्यू और ओटी का रेशियो 2:1 होगा तभी 80 और 40 हो सकता है। यस और नो? तो ये देख के हमने रेशियो लिख दिया। क्यों लिखा समझ में आया कि नहीं आया? यस। अच्छा एक बात और बताओ, यही कार्य अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल में करूं, ये 60 और 80 तुमको दिख रहा है, क्यू को शीर्ष मान लो, एसआर लाइन पे दो बेसेस हैं, अगर ये रेशियो एरिया का 3:4 है तो यहां पर आप कहोगे ये रेशियो 3:4 बनेगा। ये लिखने के बाद अब हम करेंगे एमपीजी, क्योंकि हमें ओ पर बनाना है सेंटर ऑफ मास, जो दो लाइंस दी हैं उससे कर लेते हैं, क्योंकि तब हमें कुछ पीटी और टीआर का रेशियो मिलेगा। पता है पीटी और टीआर का रेशियो मिलने से क्या होगा? तुम इस ट्राइंगल को देख पाओगे, इसको देख पाओगे, इसको देख के हम कहेंगे कि अगर हमें पीटी और टीआर मिल गया तो हम कहेंगे टीआर वाले बेस से ये एरिया आ रहा है, तो पूरा पीआर वाले बेस पे क्या एरिया आया वो भी रेशियो से निकल जाएगा। ये निकल गया तो आंसर निकल गया, फिर क्या है सवाल में? तो लेट्स फोकस ऑन दैट। इसलिए मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाओ, यहां पर आप लिखो 3 किलो, यहां पर आप लिखो 4 किलो, देन हम लिखेंगे यहां पर कि ये तो वैल्यू दिख रहा है 2 किलो, ये वैल्यू दिख रहा है 1 किलो। फिर आप कहोगे नहीं सर ऐसे कैसे हो जाएगा, 4 और 3 का टोटल 7 होता है, 2 और 1 3 का टोटल 3 होता है, 3 और 7 का तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 21, आप 21 किलो बनाओ ना सबको, तो 21 किलो कैसे बनेगा? ये 4 3 12, मतलब 4 3 7 को 21 बनाना पड़ेगा, तो ये मुझे 3 3 से गुणा करना पड़ेगा इसको, तो ये 12 और 9 21 बन गया। और इसका टोटल 3 है तो इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऐसा हो जाएगा 14 और 7। कैन यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी नाउ? द होल स्टोरी इज नाउ लाइक दिस। द होल स्टोरी जो है थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में इधर लिख लेते हैं। यहां बनाया हमने 7 किलो, यहां बनाया हमने 9 किलो, और यहां अगर 14 किलो है तो क्या यहां 5 किलो बना कि नहीं बना? यस, तभी तो ये 5 और 7 का टोटल यहां 12 बना। तो ये होल स्टोरी हो गई समराइज्ड। अब मुझे इन दोनों का रेशियो कितना मिलेगा बताओ जरा, क्या ये 9:5 मिल रहा है? यस। क्या ये 5 और 9 मिल रहा है? यस। नाउ जस्ट लुक एट दिस डायग्राम एंड सी कि इस डायग्राम में ये 5 है, ये टोटल कितना है? 14 है कि नहीं है? अगर ये इतना 5 है तो क्या ये टोटल 14 है? और मैं इसको शीर्ष मान लेता हूं, तो मैं इस ट्राइंगल को ऐसे देख रहा हूं कि हमारे पास दो ट्राइंगल है और उन दोनों ट्राइंगल में एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। बेसिस अगर 5:9 में है तो मैं कहूंगा इसका एरिया अगर 9 होगा तो इसका एरिया 5 होगा। यस और नो? 5 यूनिट अगर 40 के बराबर है, अगर 5 यूनिट 40 के बराबर है तो बताओ 9 यूनिट किसके बराबर है? 72 के बराबर है या नहीं है? यस। यस और नो? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कुछ भी करने को तैयार रहते हो हैं। 5 यूनिट 40 है, बट ये त्रिभुज नहीं है, ये पीएसओटी त्रिभुज है क्या? अरे त्रिभुज होता ना तब तो आप बोलते कि एरिया रेशियो 5:9 होगा, ये त्रिभुज थोड़े ना है। ऐसे करोगे खेल? ऐसे खेल नहीं होगा। खेल कैसे होगा? देखो आप ये बोलोगे कि जो त्रिभुज आपका बन रहा है इस, मतलब where you have to focus that I want to show it to you is किस किस त्रिभुज को रिलेट किया जाए। बिकॉज हमें रेशियो पता लग गया कि भाई ये वैल्यू 5:9 है, दैट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू भाई 5:9 है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि हाउ डू वी रिलेट इट? हाउ डू वी रिलेट इट, दैट्स द क्वेश्चन। इसके आगे क्या करें? मुझे दिख रहा है, बस चाह रहा हूं कि तुमको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, मुझे दिख रहा है। कैसे फिगर आउट करें? क्या पी को ओ से ज्वाइन किया जाए? क्या पी को ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा? बिल्कुल, रमन पी जी सही कर रहे हैं कि भाई पी आर एस का एरिया निकालेंगे हम लोग, और पी आर एस का एरिया निकाल के माइनस करेंगे। पीएसओटी का एरिया 9 × 24। That's a good observation. Yes, that's a good observation. That's a good observation. So how do we proceed from here? Just look at this. कि इसके आगे हम कैसे प्रोसीड करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि पूरा खेल इसके आगे ही होना है। आंसर ठीक है, 236 जो लोग निकाल रहे हैं। बस आपको फिगर आउट करना है कि भाई अब इस इंफॉर्मेशन को, जो हमारे पास 9:5 की जानकारी है,
देखिए कई तरीके हैं इसको रिलेट करने के, जैसे अब आप ये कर सकते हो कि इसको यहां से ज्वाइन कर लो, देन इट्स इजियर फॉर यू इन दैट वे, क्योंकि अब आप ओ को सीट्स मानोगे और आप कहोगे भाई 5:9 बनेगा, ये 40 है, 5 अट्ठे 40 है, तो 9 अट्ठे 72 है, ये 72 इतना हुआ, दिस मच इज 72, यस। ओपीटी जो है 72 होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 5:9 होगा। सिमिलरली मैं कहूंगा कि यही खेल आप इधर भी कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर ये 5 है और ये आपका 7 है, तो ये 5:7 बनेगा, और ये अगर 5:7 बनना है और आपने इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर लिया, तो 5 यूनिट 60 है, तो 12 गुना हुआ, 12 सत्ते 84 गुना हुआ, तो ये 84 हो गया। अब आपसे जो पूछा गया है वो कह रहा है कि ट्राइंगल क्यू ओ आर प्लस पी एस ओ टी निकालना है आपको। तो क्यू ओ आर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्यू ओ आर आपको दिया है 80 और पी एस ओ टी में दो एरिया आ गए 84 और 72। टोटल कर लीजिए आप, 4 2 6 8 7 15 8 23, 236 इज आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। मास पॉइंट ज्योमेट्री एंड देन सेम बेस पर जो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया रेशियो बेस रेशियो में होता है, उसका बहुत क्लासिकल मिक्सचर है इस सवाल में। ठीक है, तो यार दो चीजें भी रहती हैं, वो रहता है थोड़ा कॉन्ग्रुएंसी का डिस्कशन और लिस्ट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो हम अगली क्लास में आपको दे देंगे। ठीक है, तो उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, अगली क्लास में कल ही शाम को होना है, उसमें उस डिस्कशन को हम लोग खत्म कर लेंगे लगभग 20 मिनट के आसपास में, एंड उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बाकी बताइए। ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला शीट हमने आपको दी थी, नहीं मिली? मिली तो थी, नहीं दी थी यार, दिया था मैंने, दिया था, वो किसी क्लास में ही ऐड करके दिया था, मुझे याद है, तो क्लास में ऐड करके दिया था। वो क्लियर नहीं है ये कहोगे ना, तो वो ड्राइव में डाल देंगे, ठीक है, कल डलवाता हूँ उसको। दे दिया था मैंने, बट ड्राइव में डलवाना बाकी है, ये कह लो। मेरी सेकंड एडिशन अमेजोन पर नहीं है, नहीं है अमेजोन पर, अमन अकेडमी स्टोर में ही मिलेगा आपको बस। हाँ जी, अनअकैडमी स्टोर पे मिलेगा, सेकंड एडिशन जो बुक की है। अनअकैडमी ऐप पे जाओ, स्टोर सेक्शन में जाओगे, वहां मिलेगा आपको। कुछ और? चलो फिर, खुश रहो, कल शाम को मिलते हैं 6 बजे। ठीक है, थैंक यू यार।